बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे वेल्थ स्टेटमेंट। वेल्थ स्टेटमेंट का टैब जब हम खोलेंगे तो उसमें आगे 3 सब टैब्स हैं जिनमें पर्सनल एक्सपेंसेस, पर्सनल एसेट्स एंड लाइबिलिटीज और रिकॉन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स। तो इसमें सबसे पहले हम जो ओपन करेंगे वो रिकॉन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट्स को करेंगे। अच्छा, रिकॉन्सिलेशन ऑफ नेट एसेट में सबसे पहले आपके पास आ रहा होगा नेट एसेट फॉर द करंट ईयर, जो है इसके नीचे आ रहा होगा नेट एसेट्स फॉर द प्रीवियस ईयर। तो उसके बाद इंक्रीज और डिक्रीज कितनी हुई है, जब हम सारी इनकम्स को इधर लेके आएंगे फिर हमें पता रहेगा कि सपोज इनफ्लो कितना है हमारा, टोटल इनफ्लो में क्या चीज आएगी, वो सारी इनकम्स जो हमने कमाई हैं, जैसे कि हमारी हो सकती हैं सब्जेक्ट टू नॉर्मल इनकम हो सकती है, जो हमने पीछे रिटर्न में किया था उसमें कुछ नॉर्मल इनकम्स थी जिसमें नॉर्मल टैक्स रेट लग रहा था, और कुछ ऐसी थी जो एग्जेम्प्ट इनकम थी, जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम हो सकती है, तो वो एग्जेम्प्ट इनकम थी तो एग्जेम्प्ट इसमें आ जाएगी। एग्जेम्प्ट एग्रीकल्चर हो सकती है, पेंशन इनकम हो सकती है, और एक हमारी थी फाइनल फिक्स इनकम, तो उसके लिए ये कॉलम है। तो इस तरह हम एक फिगर्स डालते हैं कि हमारे पास नॉर्मल इनकम जो थी वो हमारी 2 मिलियन थी, एग्जेम्प्ट इनकम हमारी 500,000 थी, और फाइनल जो हमारी इनकम है वो 200,000 है। सपोज हम इसको करते हैं तो ये हमारे पास टोटल इसका इनफ्लो आ जाएगा कि कितना 2.7 मिलियन इनफ्लो आ गया हमारे पास, कि ये इनकम हमें आ रही है, सारे हेड्स की हमने इनकम करनी है। और उसके बाद कोई एडजस्टमेंट है, ऐसी कोई चीज है जो आपके पास किसी से आपने सपोज लोन लिया है उसको मेंशन करना चाहते हैं, या आपने किसी के और कोई एडजस्टमेंट किया, सिर्फ एक ही टैब है जिसमें आप लिख सकते हैं। मीन कि अगर जो बाकी टैब्स में चीज नहीं आती उसको आप इसमें मेंशन करके लिख दे सकते हैं, या किसी की आप एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं, आप इसमें सपोज हम लिखते हैं टेक लोन फ्रॉम माई ब्रदर। मतलब ये लोन का और इधर आगे है नहीं, तो इसलिए हम इसको टेक लोन फ्रॉम माई ब्रदर लेके लिख देते हैं। तो और भी एडजस्टमेंट है तो ऐड ऐसे ऐसे होती जाएंगी। हम सपोज करते हैं कि 50,000 हमें इनफ्लो लोन से आया है, जो बैंक से लिया है। ये तो वो थी जो टैक्सेबल ट्रीटमेंट थी। अब कुछ इनफ्लो ऐसे भी हो सकते हैं जो टैक्सेबल नहीं है, उन पे आपको टैक्स नहीं देना पड़ा, जैसे कि फॉरेन रेमिटेंस, कि आपको फॉरेन रेमिटेंसेस आ रही हैं तो उस पे आपका टैक्सेबल नहीं है इनकम। फिर इनहेरिटेंस आती है, बाज़ कई केसेस में इनहेरिटेंस आ रही है तो उस पे भी टैक्स नहीं है। फिर गिफ्ट है, गिफ्ट पे भी टैक्स नहीं है, लेकिन गिफ्ट के लिए कुछ चीजें ये देखनी पड़ेंगी कि गिफ्ट एज पर इनकम टैक्स लॉ मिल रहा है या नहीं, गिफ्ट देने वाला ब्लड रिलेशन में है, और फिर वो थ्रू प्रॉपर चैनल दे रहा है, थ्रू बैंकिंग चैनल होना चाहिए, लोन भी है थ्रू बैंकिंग चैनल होना चाहिए, ताकि आप उसको बता सके कि उसी के अकाउंट से मेरे अकाउंट में आया और उसकी रिटर्न में भी वो शो हो रहा है। फिर इसके अलावा आ जाता है गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट एक्सक्लूडिंग द कैपिटल गेन ऑन द इमूवेबल प्रॉपर्टी। हमने पीछे पढ़ा था इमूवेबल प्रॉपर्टी पे टैक्स था हमारा, इमूवेबल प्रॉपर्टी का हमने पढ़ा था ना कि 1 साल में इतना टैक्स लगेगा, दूसरे में इतना लगेगा, तो वो इसमें नहीं आना। लेकिन ये कैपिटल गेन और कोई एसेट है, आपके पास कार है जो आपने डिक्लेयर की हुई थी, इधर आपके एसेट्स में थी तो आपने वो बेच दी, इसके अलावा आपके पास गोल्ड है या इस तरह की कोई चीजें हैं तो वो आप इसमें मेंशन कर देंगे। और इनकम एट्रीब्यूट टू बिल्डर्स और डेवलपर के बीइंग आपने, क्योंकि टैक्स उसका अलहदा से दिया था, तो वो बिल्डर्स और डेवलपर की इधर लिख देंगे। इस तरह से हम जैसे ये लिखते आ रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि फॉरेन रेमिटेंस जो है ये हमें आ गई 1 मिलियन, फॉरेन रेमिटेंस थी, इनहेरिटेंस 0 है, और उसके अलावा गिफ्ट जो मिला है हमारे पास वो 200,000 का है, तो गिफ्ट का हमें प्रूफ भी रखना है और थ्रू प्रॉपर चैनल भी लेना है, ठीक है। इसी तरह से गेन ऑन डिस्पोजेबल, आपके पास गाड़ी थी, गाड़ी आपने बेची तो आपको उस पे सपोज 600,000 उस पे बच गया।
ठीक है। तो इस तरह से ये आपके इनफ्लोज में है जो आपका बढ़ता जा रहा है। ये देखें जैसे कि अब पहले 2.7 था, 4.55 मिलियन हो गया है। तो उसके बाद एट्रीब्यूट टू बिल्डर्स का हम नहीं करते क्योंकि हमने क्लेम नहीं किया था। और अगर कोई इन चीजों से जो हमने सारी डिस्कस की हैं इनसे अगर कोई बच गया है तो देन वो ये अदर्स में आ जाएगा। ठीक सर। हाँ जी सर, ये कहते हैं गोल्ड मेंशन करना चाहिए फर्स्ट अटैम्प्ट में, तो इसका क्या कंसेप्ट है? वो और चीज है, वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह से करना है। वो उसमें करना है। अभी तो हम ये कर रहे हैं कि हमें इनकम कहाँ कहाँ से पैसे आ रहे हैं, इनफ्लो। वो जब एसेट्स में जाएंगे तो फिर मैं आपको बताता हूँ। अदर्स अगर कोई है तो उसको मेंशन कर देंगे इस टाइम में। तो फिर कुछ है आउटफ्लोज। आउटफ्लोज क्या है? ये पर्सनल एक्सपेंसेस, ये हम इसमें आके करेंगे। अपनी एक टैब है पर्सनल एक्सपेंसेस की, उसमें सारे हम एक्सपेंस अपने शो करेंगे। तो फिर उसके बाद वो ऑटोमेटिकली इधर आ जाएंगे। ठीक है। फिर ये भी हो सकता है कि एडजस्टमेंट आउटफ्लो, जैसे कि आपने ब्रदर से लिया, हो सकता है आपने किसी को दिया भी हो लोन, गिव लोन टू सिस्टर हम कह देते हैं। आपने सिस्टर को लोन दिया कितने का? 30,000 का हम कहते हैं, या 300 मिलियन कह दिया चले कि हमने दिया है। फिर जैसे कि आपने गिफ्ट लिया था, हो सकता है आपको कहीं गिफ्ट देना भी पड़ा हो, बच्चों को आपने गिफ्ट दिया है, ये अब आउटफ्लो हो रहा है जो आप अपना नकार रहे हैं, खर्चे कर रहे हैं। इसी तरह लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट, जैसे गेन आया था डिस्पोजल ऑफ एसेट पे, ये भी हो सकता है कि आपने गाड़ी ली, वो महंगी ली और उसको आप बेचा, तो आपको हो सकता है किसी डिस्पोजल पे लॉस भी हो गया हो। 200,000 हम कहते हैं कि हमें लॉस हुआ सपोज। तो इसके अलावा ये अगर हमने जो कोई एसेट्स सोल्ड किए, गिफ्ट किए, डोनेट किए, जो आपकी एक्चुअल वैल्यू थी उसकी, जो आपके हम एसेट्स में आएंगे। सपोज हमारे पास एसेट था, एक मकान था, वो हमने मकान को सेल कर दिया। जब मकान सेल किया तो वो डिस्पोज ऑफ किया, लेकिन उसकी जो एक्चुअल वैल्यू थी वो इसमें आ जाएगी। प्लस हमने कोई गोल्ड डिस्पोज ऑफ किया, जो भी यानी कि चीजें ट्रांसफर कर दी या डिस्पोज ऑफ कर दी, उनका टोटल करके हमने इधर लिख देना है। अच्छा, अब ये जो हमारा रिकॉन्सिलेशन वाला पार्ट पहला हमने फिल किया, जिसमें हमने ये बताया कि हमें कौन कौन सी इनकम किस किस सोर्स से आई, कौन से गिफ्ट आए, इनहेरिटेंस या फॉरेन रेमिटेंस, और फिर हमने कुछ डिस्पोज ऑफ किए। तो उसके बाद ये माइनस में अनरिकॉन्सिलेशन आ रही है कि ये 40 लाख रुपया अब हमारा अभी पड़ा हुआ है, इसको हमने कहीं यूज करना है। वो क्यों? क्योंकि आउटफ्लो में हमारा 550,000 है जो हमने आउटफ्लो किया है, लेकिन जो हमने इनफ्लो हुआ है वो हमारा 4,550,000, मीन 4 मिलियन हमें अभी बच गया। तो 4 मिलियन को हम कहाँ यूज करेंगे? दो इसके तरीके हो सकते हैं। एक तो ये है कि आपने पर्सनल एक्सपेंसेस करने हैं, तो आप अपने पर्सनल एक्सपेंसेस में इसको शो कर देंगे। दूसरा ये है कि उसका कोई एसेट आप परचेज करेंगे। तो हम पहले तो आते हैं कि पर्सनल एक्सपेंसेस में हमने क्या क्या हमारे एक्सपेंस है। पहले तो अगर तो आपका अपना हाउस है देन तो नहीं, अदरवाइज आपको पर्सनल एक्सपेंसेस है। अब ये वो एक्सपेंसेस है जो आप कहते हैं कि मैं यार एक्सपेंस करता हूं तो वो मुझे अपनी इनकम में से लेस होने चाहिए। ठीक है, ये लेस नहीं होंगे इनकम में से, टैक्स इस पे पूरा देना पड़ेगा। टैक्स देने के बाद जो अमाउंट आपकी इधर आएगी उस अमाउंट में से आप पर्सनल एक्सपेंसेस अपने करेंगे। तो इसमें फर्ज किया अगर रेंटेड हाउस है और हम या ऑफिस आपका रेंट नहीं, ऑफिस की नहीं, ये हाउस की है, पर्सनल है। क्योंकि पर्सनल है तो हाउस का हमने रेंट दिया है 1,20,000, ये बहुत थोड़ा है गो के, लेकिन फिर भी हमने चलो इसको फिल करने। अच्छा, फिर जो टैक्सेस आपने टोटल पे किए हुए हैं ना, वो बेसिकली वो टैक्सेस जो आपके पर्सनल टैक्स होते हैं जो आपने पे कर दिया, वो भी एक्सपेंसिव है। रेट, टैक्सेस, चार्जेस, सेस, या आपने प्रॉपर्टी टैक्स दिया है, इनकम टैक्स दिया है, जितना भी टैक्स में आपका एक्सपेंस हुआ है वो आपने इधर लिख लेना है। सपोज हम कहते हैं जी हमारा 300,000 एक्सपेंस हमने किया इन काइंड ऑफ टैक्सेस पे किए। फिर आपके पास जो पर्सनल गाड़ी है जिसमें आप पर्सनल अपने घर के लिए यूज करते हैं, व्हीकल रनिंग एंड मेंटेनेंस, उसका कितना एक्सपेंस आ रहा है। सपोज अगर 20,000 पर मंथ आप यूज करते हैं तो वो आ जाएगा 240, इतना आपका एक्सपेंस आ गया गाड़ी का। ठीक है,
फिर आपका ट्रैवलिंग है, जिसमें आपने फॉरेन ट्रैवलिंग या लोकल ट्रैवलिंग की है, तो ये हो सकता है कि आपने फॉरेन ट्रैवलिंग हज किया है, उम्रा किया है, तो उसको इसमें मेंशन करें। अगर नहीं किया तो ट्रैवलिंग का भी हम नहीं कहते। इलेक्ट्रिसिटी है, जो आपके टोटल 12 बिल्स हैं पूरे साल के, उनको आप ऐड करें और उसके टोटल एक्सपेंस इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस हो जाएगा। अच्छा, एक ये इस चीज में इसमें से मद्देनजर रखिएगा कि ये जैसे टैक्सीज तो हमने पेड किए हुए हैं, ये थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन है, तो ये फिगर बिल्कुल आपकी एग्जैक्ट होनी चाहिए। और फिर ये अगर रेंट भी आपके अकाउंट से निकल रहा है और आपका एग्रीमेंट भी है अगले में भी, ये भी एग्जैक्ट होनी चाहिए। अच्छा, अब व्हीकल रनिंग एंड मेंटेनेंस, आपके पास कोई ये प्रूफ नहीं है, कभी पेट्रोल कैश का डलवा लेते हैं, कहीं आप क्रेडिट कार्ड से डलवा लेते हैं, तो फिर तो खैर है कि आप सिर्फ क्रेडिट कार्ड की शो कर सकते हैं, लेकिन क्रेडिट कार्ड की क्योंकि डॉक्यूमेंटेड हो रही है तो वो फिगर आपकी पूरी होनी चाहिए। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी बिल है। अब इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका कहीं से भी वो चेक किया जा सकता है वापडा की साइट पे जाके, तो ये इसमें भी आपने वो एग्जैक्ट लिखना है जो आपका बिल है। इसमें भी आपने कुछ ऊपर नीचे नहीं करना, आपने 12 बिल लें, उनको ऐड करें और उसको ऐड करने के बाद इसमें शो कर दें। इसी तरह वाटर का बिल है, अगर वाटर और मेंटेनेंस की हेड में आपको आ रहा है तो उसमें वाटर का बिल आ जाएगा। फिर गैस का है, गैस का भी क्योंकि थर्ड पार्टी है, वेरीफाई हो सकता है, इसको भी आप करेंगे। इसी तरह आपका टेलीफोन है, मोबाइल फोन है, वो आ रहा है तो वो भी आपका इधर आ जाएगा। फिर आपका कोई पर्सनल एसेट है, सपोज आपकी गाड़ी है, घर है, किसी चीज की आपने इंश्योरेंस करवाई है, तो इंश्योरेंस पे जो एक्सपेंस आपका आ रहा है तो वो इंश्योरेंस एक्सपेंस आप इसमें क्लेम कर लेंगे। सपोज गाड़ी की करवाई है 30,000 है। फिर आपके जो मेडिकल एक्सपेंसेस फैमिली के आप कर रहे हैं, तो फैमिली के मेडिकल अगर एक्सपेंस हो रहा है तो वो आप इधर मेंशन कर देंगे। फिर आपके एजुकेशन है, जो मेजर आजकल हमारा इस एज में आप जिसमें हैं तो एक्सपेंस होता है कि बच्चों की तालीम पे क्या खर्चा हो रहा है, वो आप इधर मेंशन कर देंगे। फिर अगर आपकी किसी क्लब की मेंबरशिप है और क्लब में आप हैं तो क्लब मेंबरशिप का आप 20,000 सपोज देते हैं, वो इधर आ जाएगा। अगर इस पीरियड में आपने कोई फंक्शन किया और गैदरिंग की, जैसे कि मैं कल आपको पढ़ा रहा था कि आपका टैक्स कट जाएगा अगर आपने किसी शादी हाल में की, तो वो आपसे एडवांस टैक्स विद हेल्ड करेगा, तो वो आपने उसका विद हेल्ड टैक्स तो उधर दिया हुआ है, तो साथ फंक्शन का अगर आपने उधर टैक्स आपका कटा हुआ है और एफबीआर की इंफॉर्मेशन में आया है कि इसने 3 लाख रुपया फंक्शन पे लगाया है और इसका 30,000 टैक्स कटा है, तो अगर आप इधर मेंशन नहीं करेंगे इसमें, तो ये भी आपकी सप्रेशन हो जाएगी कि ये भाई खर्चा आपने, आपका तो फंक्शन भी आपने किया था तो आपने शो ही नहीं किया। ठीक है। इसी तरह अगर कोई ज़कात, डोनेशन, प्रॉफिट ऑन लाइफ इंश्योरेंस, प्रीमियम एटसेट्रा अगर आपने कोई दिया है तो वो इस कॉलम में आ जाएगा, 50,000 हम कहते हैं। अच्छा, फिर आ गया अदर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। अब इसमें तो ये जो है ना, ये तो हम इसको ऊपर नीचे थोड़ा कर सकते हैं कि आपको अगर क्रेडिट कार्ड से आपने सारी परचेजेस नहीं की या डेबिट कार्ड से नहीं की, तो आप क्या खर्च कर रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, वो कोई हार्ड एंड फास्ट फूड नहीं, आप मटन खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, कुछ भी है, मुलाजमें रखी हुई हैं, कम रखी हुई हैं, ज़्यादा रखी हुई हैं, तो इसमें आपके पास जो थोड़ा सा मार्जिन होता है कि उसको जिस तरह से भी थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन जहाँ डॉक्यूमेंटेड हो गई चीज़ें वहाँ नहीं है। तो ये आपके एक्सपेंस हो गए। और उसके अलावा फिर कंट्रीब्यूशन इन एक्सपेंस बाय फैमिली मेंबर, मीन ये है कि अगर कोई अपना आप रिटर्न अपनी भर रहे हैं और आपकी मिसिज जो है वो भी काम करती है, वो भी वर्किंग वुमेन है, तो उसने कोई कंट्रीब्यूट कर दिया इस सारे खर्चे में, ये जो आपका एक्सपेंस बना ना टोटल 2 मिलियन बन गया, 2,62,000, तो इसमें हो सकता है कि आपका बेटा है वो आपको कंट्रीब्यूट कुछ पैसे करता है, जैसे कि फैमिली के मल्टीपल कमा रहे होते हैं, तो फिर वो खर्चा एक भी सारा अपने में डाल रहा है, तो किसी फैमिली मेंबर ने हमने कहा जी 500,000 उसने कंट्रीब्यूशन कर दी, तो अब इस कंट्रीब्यूशन करेंगे तो आपका जो एक्सपेंस है ये कम हो जाएगा। ये पहले 2 मिलियन था ना, अब ये हो गया 1.5 मिलियन 60,000। अच्छा, अब क्योंकि ये हमारे एक्सपेंस भी आ गए इतने, तो अब हम रिकॉन्सिलेशन में जाएंगे तो फिर क्या होगा, रिकॉन्सिलेशन में बाकी चीजें तो एज इट इज रहेंगी। ये देखिए इधर 4 मिलियन था हमारे पास, ठीक है, अब एक्सपेंसेस ये इधर होंगे, ये एक्सपेंसेस हमारे निकले, इन एक्सपेंसेस की वजह से ये अब हमारे पास 2.4 मिलियन रह गया। ठीक है, अब इसका क्या हम करेंगे कि आपके पास एसेट्स हैं, सपोज
एसेट्स की क्या फार्म्स हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें इंसान क्या करता है, उसके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं तो ये हो सकता है कि वो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी खरीदे, पहले ये हो सकती है। एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी अगर आप परचेज कर रहे हैं तो उसको ऐड करने का तरीका ये है, इस प्लस को दबाएंगे और इधर आप वो लिखेंगे एड्रेस, जोन सा आपका एड्रेस है, सपोज चक हसन राई है, आपने क्या खरीदा, एग्रीकल्चर रेजिडेंशियल या कमर्शियल, इसमें हमने एग्रीकल्चर लिखा है, एग्री लैंड 2 एकड़ आप कह दें, 2 एकड़ एग्री लैंड, ठीक है। इसको सबमिट करेंगे तो फिर जितने भी आपने परचेज की है इधर वो लिख देंगे। सपोज आपने वो 20 लाख की थी, ठीक है, तो 2 मिलियन आपका इस पे लग गया एग्रीकल्चर ये परचेज करने में। अच्छा, फिर हम ये आ रहे हैं कि आगे कमर्शियल इंडस्ट्रियल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी कोई है, जैसे इनकी ये ऐड हुई है कमर्शियल प्रॉपर्टी है कि ये 06 से कोई प्लॉट है या फिर उसका घर हो सकता है 95D ये घर है, सपोज ये आ सकता है। अच्छा, फिर अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपका ये हो सकता है कि बिजनेस कैपिटल कोई होगा, तो बिजनेस कैपिटल है तो फिर आपने उसको इस तरह से ऐड करना है। बिजनेस नेम क्या है, सपोज हमने शौकत एंड कंपनी, शौकत एंड को, शौकत साहब ने एक बिजनेस खोला और उसका नाम रखा शौकत एंड को, तो उसको ऐसे सबमिट करेंगे तो उसमें आपका कैपिटल कितना लगा हुआ है, बिजनेस कैपिटल, वो सपोज हम कहते हैं ये जी 500,000 है। अच्छा, उसके बाद अगर कोई आपके पास इक्विपमेंट पड़ा हुआ है, उसकी आप कह सकते हैं कि मेरे पास कोई 10,000 का सामान पड़ा हुआ है। फिर आपके नॉन बिजनेस एनिमल्स हैं, बिजनेस के अलावा हैं एनिमल्स कोई रखे हुए हैं आपने इसलिए कि ताज़ा दूध पिए, तो उसका हमने 1.5 लाख की फ़र्ज किया है कि गाय है तो हम उसका कर देंगे। अच्छा, फिर आपका ये आता है कि आपके बैंक्स या अकाउंट हैं या इन्वेस्टमेंट कहीं है तो उसका आपका ये तरीक़ेकार है। इसमें जैसे मेंशन किया है, इसको ओपन करेंगे तो इधर आ जाएगा उसका बैंक का IBAN नंबर लिखेंगे, फिर नीचे कौन सा बैंक है और उसमें अकाउंट आपका कौन सा है, सेविंग अकाउंट है आपका, करंट अकाउंट है, जो भी लिखने के बाद बैंक का नाम और ब्रांच लिखेंगे, इसको ऐड कर देंगे तो वो आपका इस तरह से ऐड होके आ जाएगा। फैसल बैंक है और ये अकाउंट है तो इधर आप उसका मेंशन कर देंगे टोटल जितना आपका 30 जून को बैलेंस है। अब हमारी बुक्स कब क्लोज हो रही हैं, 30 जून को। हमने 30 जून के दिन की रखना है, ये बैलेंस उस दिन का होना है 30 जून का, ठीक हो गया। इसके बाद अगर आपका ज्यादा बैंक है तो और बैंक ऐड ये जैसे ऐड किए हैं। फिर आपका पर्सनल डेट हो सकता है, जैसे कि हमने इसमें कहा कि मैंने अपनी सिस्टर को पैसे दिए, ठीक है, भाई से हमने लिए थे, सिस्टर को दिए, तो इधर हमने अपने एसेट्स में भी वो लिखना होगा। इस तरह से इस टैब को खोलेंगे, इसमें डेटर्स का CNIC नंबर आएगा, जिसको आपने पैसे दिए हैं उसका CNIC नंबर लिखने के बाद आप उसका नाम लिखेंगे। उसका नाम क्या है, मिस फलां, और उसके करके लोन दिया है, उसने घर बनाना है जिसके लिए भी, उसको आप सबमिट कर देंगे। क्योंकि हमने उधर एंट्री की है कि हमने 30,000 लोन दिया हुआ है, तो इस मीन के हमारा 30,000 वो एसेट है, क्योंकि हमने दिए हैं पैसे, वो बाद में हमने रिसीव करने हैं। इसके बाद आपकी मोटर व्हीकल है, मोटर व्हीकल के लिए आप ये टैब दबाएंगे, उसमें यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे जो भी आपके पास गाड़ी है। सपोज हम कहते हैं जी हमारे पास है LEP 19 मॉडल है और 5056 गाड़ी है, ठीक है। कौन सी इधर आप गाड़ी का लिख देंगे। प्राइवेट मीन ये है कि वो कमर्शियल यूज करते हैं या प्राइवेट, ये प्राइवेट है। और कौन सी है, होंडा सिटी है। $1300cc है, ठीक है। ये लिख के फिर आपने जितने की दी है उतने आप इसमें पैसे डाल देंगे। सपोज आपने 16 लाख की
1600,000 के लिए 1.6 मिलियन के लिए, तो आप इसकी इधर अमाउंट। अच्छा, आप अब इधर हमारा आ गया एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी भी आ गई, रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टीज भी आ गई, बिजनेस कैपिटल आ गया, इन्वेस्टमेंट बैंक्स आ गए, गाड़ियाँ व्हीकल्स का भी आ गया। अब प्रीशियस पोजेशंस, अगर आपके पास ज्वेलरी वगैरह है तो ज्वेलरी वगैरह है तो उसको इधर लिख देंगे। नेचर के कौन सा एसेट है, तो हम लिखेंगे ज्वेलरी है। ज्वेलरी है और किस फॉर्म में है, गोल्ड की है, गोल्ड की है और 10 तोला है। अच्छा, ये अगर तो हमें ये इसलिए मेंशन वो आप कह रहे थे करनी है, बाजू का बंदे के पास होती है, मतलब शादी में उसको मिली, उसने गोल्ड है 15 तोला है, 10 तोला है, 20 तोला है, लेकिन वो समझते हैं कि वो एसेट है ही नहीं, उसका जेब में नहीं रहता, तो वो कहते हैं कि उसको हर चीज को अपनी मेंशन कर दो, क्योंकि जब आप इसे बेचने जाएंगे, जैसे कि अब वो गोल्ड सपोज जब मेरी शादी हुई थी उस वक्त का हम रेट लगाए तो उस वक्त तो 6,000 रुपये तोला था। अगर मैंने उस वक्त 20 तोले खरीदा था 6,000 के हिसाब से, तो मेरा तो वो लगा ना 1,20,000 रुपया। लेकिन आज अगर उसमें को बेचता हूँ तो मेरा तो वो 2.5 लाख रुपए पर तोला बिकेगा, तो 20 तोले 2.5 लाख के हिसाब से वो कहाँ चले जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि इसको गोल्ड को शो कर दें। तो ये अगर तो आपका दो सिचुएशन हो सकती है, एक तो ये है कि आप परचेज कर रहे हैं, परचेज का है, और दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि वो गिफ्ट ऑन मैरिज हो, ये भी पॉसिबिलिटी है कि गोल्ड है लेकिन गिफ्ट ऑन मैरिज है, तो आप उसको गिफ्ट ऑन मैरिज लिख के उसके आगे वैल्यू ना लिखें, क्योंकि आपको गिफ्ट मिला है ना, इसलिए वैल्यू उसकी 0 है। फिर उसके अलावा हाउस होल्ड गुड्स है कि घर की चीज़ें आपने ली हैं, सपोज वो 200,000 की हैं, उसको मेंशन कर दिया आपने। फिर आगे कोई पर्सनल आइटम्स हैं, लैपटॉप है, घड़ी है, इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो आपकी 20,000 की सपोज हम कहते हैं। फिर आपके पास कैश फिगर है, ये क्योंकि चीज़ें अब आप ज़्यादा खरीद रहे हैं ना, तो ये कैश हम जो है ये अभी हमारे पास जो कैश है वो उसको हम कहते हैं कि जी इसको 0 कर देते हैं, क्योंकि हम बीच में से खरीदते जा रहे हैं ना, तो कैश कम होता जा रहा है, कुछ हमारे पास पीछे पड़ा हुआ था, कुछ ये फिगर है। फिर उसके बाद अदर्स एसेट्स में आ जाता है। अदर एसेट्स में क्या आता है, सपोज जैसे इधर की हुई है कि अदर एसेट में स्टेट लाइफ की कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है उन्होंने, ये हो सकती है। फिर ये हो सकता है कि अदर एसेट्स में कोई आपका प्लॉट्स वगैरह है लेकिन आपके नाम अभी नहीं हुआ, लेकिन आपने एडवांस पेमेंट की है, तो आप ये भी इधर लिख सकते हैं। एक एग्जांपल है इसके लिए कि एडवांस पेमेंट, वो आपका एसेट है ना जो आपने पेमेंट की है, अगेंस्ट प्लॉट, तो आपने प्लॉट के अगेंस्ट कोई पेमेंट कर दिया है, वो आप इधर लिख देंगे। आ गई आपके पास 20,000 सपोज आपने एक ही इंस्टॉलमेंट अभी दी है। तो फिर ऐसी भी पॉसिबिलिटी होती है कि आपका एसेट किसी दूसरे के नाम पे होता है, जैसे कि बाज़ मियाँ कमा रहा है तो उसने अपनी बीवी के नाम पे एक एसेट लगवा दिया, ठीक है, वो फाइलर नहीं है, तो आपकी प्रॉपर्टी थी, पैसे आपके थे, तो आपने अपनी बीवी के, तो इसमें आप मेंशन कर सकते हैं कि प्लॉट ऑन द नेम ऑफ माय वाइफ। अगर तो एक ही है तो फिर नाम लिखने की ज़रूरत नहीं, अगर ज़्यादा है तो फिर नाम भी साथ लिख दें कि फलां वाइफ के नाम पे है। ठीक है, ये तो हो गया जो एसेट्स आपके पास पाकिस्तान में जितने भी हमने जिक्र किए हैं, तो तकरीबन ऑलमोस्ट वही है जो हर यही एसेट हो सकते हैं, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं हो सकती। अच्छा, ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके एसेट्स आउटसाइड द पाकिस्तान भी हैं, जैसे कि एसेट्स हेल्ड आउटसाइड द पाकिस्तान, इसमें आप मेंशन कर सकते हैं कि कौन से एसेट्स हैं। मेरा हाउस है दुबई में, फ्लैट है दुबई में, या लंदन में कोई फ्लैट है, तो इधर आप उसके बारे में लिखें और लिख के सबमिट कर दें, तो इसकी वैल्यू आगे लिख देंगे आप कितने हैं, या आपके पास डॉलर पड़े हुए हैं, या कैपिटल वोटिंग राइट इन फॉरेन कंपनी, या किसी फॉरेन कंपनी में आपके शेयर्स पड़े हुए हैं, तो उसका भी ऐसे ही है कि फलां यूके की कंपनी है और उसके कंपनी है, कौन से कंट्री की कंपनी है, उसकी रजिस्ट्रेशन क्या है, डेट इन कॉर्पोरेशन क्या है, कितने % शेयर हैं आपके पास,
इनकम डिक्लेयर उसकी की हुई है तो कौन से साल की इनकम है, तो ये सारी चीज़ें उसके कंपनी के रिलेटेड फिल कर देंगे। तो इस तरह से आपके पाकिस्तान और आउटसाइड मिलके टोटल एसेट्स बन जाएंगे कितने हैं। अच्छा, फिर आपकी इधर लाइबिलिटी का भी है एक कॉलम कि आपने जैसे हमने इधर शो किया था कि ब्रदर से लोन लिया है, किया था ना हमने, तो इधर फिर उसका ब्रदर का CNIC देंगे और CNIC देने के बाद वो पूछेगा जी नाम क्या है, तो ब्रदर है जी, ब्रदर का किससे उससे लोन लिया था, तो हमने 500,000 आई थिंक लिखा था कि उससे लोन लिया है, तो वो हम इधर लिख देंगे जितना उससे लोन लिया। ये अब हमारी लाइबिलिटी हो जाएगी। अच्छा, अब हमने ये सारे फॉर्म फिल कर दिए, हमने इसका सेव इसको कर लिया, हमने इसकी एक्सपेंसेस भी डाल दी। अब रिकॉन्सिलेशन में आके देखेंगे कि हमारा क्या पोजीशन बन रही है। अच्छा, रिकॉन्सिलेशन में हमने देखा जी हमारे पास अभी भी पैसे बन रहे हैं, 1.2 मिलियन बच रहे हैं। तो 1.2 मिलियन हमारे पास हो सकता है कैश की फॉर्म में पड़ा हो, कैश हो, तो इसको आप इधर से Ctrl+C कॉपी करें और जाके कैश वाले कॉलम में इसको कर दें कि अगर कोई बैलेंसिंग फिगर में थोड़ा बहुत फ़र्क भी था तो उस डेट को आपकी ये आपके पास, क्योंकि पैसे अगर 30 को थे तो आपका जब ऑडिट होता है चेक भी होते हैं तो उस डेट के लिए चेक होने हैं ना, तो इसको करके तो आपकी रिकॉन्सिलेशन आराम से हो जाएगी, ठीक है ना। या एक्सपेंस कोई बढ़ा के तो इसमें कर दें, मोस्टली तो ये होगा कि सारे हो जाएंगे और थोड़े बहुत का मे भी फर्क आए तो उसमें कुछ एक्सपेंस बढ़ा दें या कैश बढ़ा दें या कम कर दें जितनी आ रही है। तो इससे जब आपकी अब रिकॉन्सिलेशन हो गई, पेमेंट सारी हो गई, सब कुछ हो गया, अब आपकी ये वेल्थ स्टेटमेंट और रिटर्न कंप्लीट हो गई हर चीज। तो इसके रिगार्डिंग अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है तो ऑलमोस्ट हमारा काम कंप्लीट हो गया है इनकम टैक्स और वेल्थ स्टेटमेंट का। तो कोई इसमें क्वेश्चन आपके ज़हन में है तो बताएं। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। आज हमारा इनकम टैक्स रिटर्न और वेल्थ स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई और हमने ये सीख लिया कि किस तरह से रिटर्न फाइल करनी है और किस तरह से वेल्थ स्टेटमेंट बनानी है। आप इसको हमारे YouTube चैनल पे देखते रहें, इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि आप भी सीख सकें और आपसे रेलेवेंट दूसरे लोग भी इसको सीख सकें बगैर कुछ पे किए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।